हे एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न कोडिंग। लर्न जावास्क्रिप्ट की सीरीज में आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें हम लोग एरेज के बारे में देखेंगे। एरेज का यूज केस क्या होता है, उनमें हम कैसे एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं, स्टोर करते हैं, और हम लोग एरे को कंपेयर कैसे करते हैं, कंबाइन कैसे करते हैं। बहुत सारी चीजें देखेंगे इस लेक्चर में। तो सबसे पहले चलते हैं अपनी एरे की फाइल को क्रिएट करते हैं। तो हमारी फाइल का नाम होगा लेक्चर 10 arrays.js। ठीक है, arrays.js इसको हमने क्रिएट कर लिया। अब देखो, एरेज को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले चलते हैं डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। अभी डॉक्यूमेंटेशन क्या है? एमडीएन एक डॉक्यूमेंटेशन है, वेबसाइट है जिसमें हम लोग किसी भी टॉपिक को समझ सकते हैं अच्छे से। प्रोग्रामर्स ने ही प्रोग्रामर्स के लिए क्रिएट किया। तो सबसे पहले ब्राउजर पे चलते हैं, यहाँ पे सर्च करते हैं एरेज एमडीएन। तो देखो, सबसे पहली वेबसाइट आ जाएगी एमडीएन वेब डॉक्स, यानी कि एक डॉक्यूमेंटेशन है जो एरेज के बारे में मुझे बताएगी। अब यहाँ हम इसकी सिर्फ डेफिनेशन समझते हैं, बाकी का जो एक्सप्लेनेशन है वो हम अपने वीएस कोड में करेंगे एग्जांपल के थ्रू। तो देखो, एरे ऑब्जेक्ट यानी कि एरे क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। अब डेटा टाइप को मैंने पहले भी समझाया है, प्रिमिटिव होते हैं, नॉन प्रिमिटिव होता है। एरे हो गए, ऑब्जेक्ट्स हो गए, फंक्शंस हो गए, ये सब हमारे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है जिनका यूज सिर्फ डेटा को स्टोर करके रखने में होता है। अब हम इनको कैसे यूज कर सकते हैं वो देखते हैं। तो देखो, जैसे कि अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होते हैं वैसे ही एरे हमारे जावास्क्रिप्ट में भी है। तो ये क्या करते हैं? स्टोर करते हैं कलेक्शन ऑफ मल्टीपल आइटम्स अंडर अ सिंगल वेरिएबल नेम। यानी हमें सिर्फ एक वेरिएबल को क्रिएट करना है, उसमें हम बहुत सारे आइटम्स यानी बहुत सारे डेटा को एक साथ कलेक्ट करके रख सकते हैं, यानी स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलते हैं अपने वीएस कोड पे, फिर एग्जांपल के थ्रू इनको समझते हैं। अब एरे को हम लोग क्रिएट कैसे करते हैं वो समझते हैं, उसके बाद एग्जांपल समझते हैं। एरे को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें एक वेरिएबल चाहिए। मैंने एक वेरिएबल बना लिया लेट माई एयर नाम से। और एरे को क्रिएट करने के लिए हम लोग करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट का यूज। अब ये हमारा एरे हो गया। हाँ जी, हमारा सिर्फ एरे इतना हो गया है। और अगर इसको प्रिंट करें यहाँ पे console.log और अपने माई एयर को प्रिंट करते हैं, यानी हमारे वेरिएबल का यही नाम है, तो देखो प्रिंट होके क्या आता है? हमारा एम्प्टी एरे प्रिंट होके आ गया, यानी हमारे दो स्क्वायर ब्रैकेट्स प्रिंट होके आ गए। अब सपोज इसमें मैंने कोई डेटा स्टोर करके रख दिया, जैसे मैंने एक 1 को स्टोर कर दिया और यहाँ पे मैंने इसको प्रिंट किया, जब कंसोल किया तो देखो 1 उसमें स्टोर होके आ गया। अब एरे का हम लोग यूज क्यों कर सकते हैं? हम इस 1 को किसी वेरिएबल में स्टोर करके रख सकते हैं या फिर हम कहीं भी स्टोर करके रख सकते हैं। तो हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज क्यों किया? यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज किया तो मतलब एरे का यूज किया, तो इसका यूज क्यों किया? तो देखो, जैसे कि अगर हमें कोई कम वेरिएबल है, कम डेटा है हमारा, तो हम उसको एक सेपरेट वेरिएबल में स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे हमारे पास सपोज 5 स्टूडेंट्स हैं, उनके मार्क्स हैं, उनको स्टोर करना है, तो हम रख सकते हैं स्टूडेंट 1 के मार्क्स, ठीक है, इतने आए हैं, 2 के इतने आए, 3 के इतने आए। हम 5 वेरिएबल्स बना सकते हैं अलग अलग, और पांचों के अलग अलग हम मार्क्स को स्टोर करके रख सकते हैं। बट व्हाट इफ वी हैव थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स? अगर हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं और उनके मार्क्स को हमें स्टोर करके रखना है, तो क्या हम थाउजेंड्स ऑफ वेरिएबल्स को क्रिएट करेंगे अपने? ऐसे नहीं करेंगे। तब हमारे एरेज को हम लोग काम में लाते हैं। अब यहाँ पे हम थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स के मार्क्स को एक साथ एक ही स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे आता है कॉमा ऑपरेटर। अब ये कॉमा ऑपरेटर क्या करता है? सेपरेट करता है दो वैल्यूज को। सिंपल है। तो यहाँ पे जैसे स्टूडेंट 1 का मार्क्स है 1, 2 के मार्क्स है 2, 3 के मार्क्स है 3, 4 के मार्क्स है 4। ठीक है, यानी कि मैंने 4 स्टूडेंट्स के मार्क्स को सिर्फ एक वेरिएबल जिसका नाम क्या है? मायर, उसमें स्टोर करके रख दिया। अब एक क्वेश्चन आना चाहिए कि जैसे अगर हम अलग अलग वेरिएबल्स में डेटा को स्टोर करके रख सकते थे तो हम उन्हें प्रिंट भी करा सकते थे, कंसोल करा सकते थे, और उसमें ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे हम इसको एक्सेस कैसे करेंगे और यहाँ पे हम ऑपरेशन को परफॉर्म कैसे करेंगे? तो यहाँ पे एक टर्म आता है, देखो इसको समझते हैं। यहाँ पे एक टर्म आता है इंडेक्सिंग। अब ये इंडेक्सिंग क्या होता है उसको भी समझते हैं। इंडेक्सिंग बेसिकली एरेज के जो एलिमेंट्स हैं उनको एक आईडी देता है, यानी कि सिंपल भाषा में समझो, उनको एक आईडी देता है जिनके थ्रू हम उन एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। अब अगर हमारा एक 1 एलिमेंट है ये वाला, इसकी आईडी क्या होगी हम मान सकते हैं, या फिर इनको नंबर्स में दे सकते हैं। जैसे अगर यहाँ से इस वाली डेटा को हटा के मैं यहाँ पे स्टोर करता हूँ 89, 98, 76 या 67, 76, ठीक है। अभी हमारे स्टूडेंट्स के मार्क्स है, ठीक है, और मैंने इसको स्टोर करके रखा है। और इंडेक्सिंग क्या करेगा? इनको अलग अलग आईडी देगा, यानी कि तुम्हारी आईडी ये है, तुम्हें हम इस नाम से बुलाएंगे, तुम्हें हम इस नाम से एक्सेस करेंगे, उनको देता है इंडेक्सिंग। अब इंडेक्सिंग स्टार्ट कहाँ से होती है? जनरली प्रोग्रामिंग में इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 से, यानी कि ये जो एलिमेंट है हमारा उसकी इंडेक्सिंग होगी 0। ओके, एंड जो सेकंड वाला होगा सिंपली उसकी होगी 1, एंड जो थर्ड होगा हमारा उसकी होगी 2, एंड जो फोर्थ होगा उसकी होगी 3। लेकिन 0, 1, 2, 3 इनका यूज हम कैसे कर सकते हैं?
वो भी हम फर्दर अभी बताएँगे आपको। तो हम इन इंडेक्सिंग का यूज़ कैसे करेंगे? अब देखो, हमने एरेज़ को क्रिएट करना सीख लिया, एरेज़ में हम डेटा को स्टोर करना सीख लिया कि हाँ, चलो ऐसे हम लोग डेटा को रखते हैं, मल्टीपल्स डेटा को रख सकते हैं, मल्टीपल मार्क्स रख सकते हैं या एड्रेसेस स्टोर करके रख सकते हैं एक ही वेरिएबल में, ठीक है, समझ लिया। अब उनमें ऑपरेशन परफ़ॉर्म करने के लिए या उनको एक्सेस करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इंडेक्सिंग का। ये हमारी इंडेक्सिंग हो गए। और इंडेक्सिंग स्टार्ट कहाँ से होती है? 0 से होती है। यानी जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है उसकी इंडेक्सिंग है 0, सेकंड वाला है उसकी फर्स्ट, थर्ड वाला सेकंड एंड फोर्थ वाला जो उसकी थर्ड है। यानी कि 0 से स्टार्ट करके जितने एलिमेंट्स हैं हम वहाँ तक जा सकते हैं और इंडेक्सिंग इनको दे सकते हैं और उस इंडेक्स के थ्रू हम लोग वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज मुझे 67 को एक्सेस करना है। अब जैसे console.log है और एक्सेस करने के लिए भी हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते हैं और उसके अंदर उस एलिमेंट के इंडेक्स को हम लोग एंटर करते हैं। जैसे कि मुझे चाहिए 67, उसका इंडेक्स क्या है? 2। अब मुझे क्या वैल्यू दे दो, चलो इसको कमेंट आउट करते हैं पहले। एंड मुझे वैल्यू दे दो जो सेकंड इंडेक्स पे स्टोर है माई एरे में, ठीक है। ये क्या करेगा? प्रिंट कर देगा हमारे 67 को कि मैंने भैया 67 मांगा था और आपको मैंने दे दिया वो, ठीक है, मुझे मिल गया। अब लेट्स सपोज मुझे फर्स्ट एलिमेंट चाहिए तो फर्स्ट एलिमेंट को निकाल सकता हूँ। यानी कि अब मैंने ये भी सीख लिया कि एरे में हम लोग एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे कर सकते हैं। अब एक और प्रॉपर्टी देखते हैं कि जैसे हमें लास्ट एलिमेंट को एक्सेस करना है। लास्ट एलिमेंट के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? एक प्रॉपर्टी है डॉट लेंथ नाम से, इसका यूज़ करके हम लोग लास्ट एलिमेंट को भी एक्सेस कर सकते हैं। अब जैसे कि हमें नहीं पता कितने एलिमेंट्स हैं हमारे एरे में। अब यहाँ तो मैंने दिखा दिया कि ठीक है 4 हैं तो आपको दिख रहे हैं। अब बैकएंड जो डेटा में स्टोर है एरे, नहीं पता ना मुझे कितने एलिमेंट्स हैं और मैं चाहता हूँ कि उसमें हमें लास्ट वाला एलिमेंट मिल जाए। तो हम क्या करेंगे? डॉट लेंथ प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। अब सबसे पहले डॉट लेंथ को समझते हैं। तो यहाँ से करते हैं माई एर डॉट लेंथ। अब ये मुझे क्या रिटर्न करेगा? ये रिटर्न करेगा एरे की लेंथ कि एरे में कितने एलिमेंट्स स्टोर हैं। चलो देखो इसको प्रिंट करते हैं। तो देखो इसने बता दिया सिंपली कि 4 एलिमेंट्स इस माई एर में स्टोर है। लेकिन ये इंडेक्स नहीं बताता है। देखो इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट होता है, जो लेंथ है वो 1 से स्टार्ट होती है। लेंथ बताता है कितने एलिमेंट्स हैं। देखो इंडेक्सिंग और लेंथ में कभी कंफ्यूज मत होना। इंडेक्स 0 से स्टार्ट होकर एंड टू -1 जाता है, यानी जितने एलिमेंट्स हैं उससे एक कम इंडेक्सेस होंगे हमारे उसमें। और लेंथ क्या करता है? वो जितने एलिमेंट्स स्टोर हैं वो रिटर्न करके देता है। तो एलिमेंट्स कितने हैं इसमें? 4 हैं तो उसने सिंपली 4 दे दिया, 3 हो 3 दे देता। अब मुझे अगर लास्ट वाला चाहिए तो यहाँ से थोड़ा सा ब्रेन का यूज़ करो। लास्ट वाले के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? अगर मुझे एलिमेंट्स के नंबर मिल रहे हैं कि कितने एलिमेंट्स स्टोर हैं और एक ज़्यादा मिल रहा है, यानी कि अगर 4 एलिमेंट्स स्टोर हैं तो इंडेक्स कितने होंगे? 0 1 2 3, यानी 3 तक इंडेक्स हो। तो मैं -1 करके इसको एक्सेस कर सकता हूँ। यानी कि अगर मुझे एरे का लास्ट एलिमेंट चाहिए तो लास्ट क्या होगा? एरे की लेंथ से एक कम जो एलिमेंट होगा वो लास्ट होगा। अब इसको प्रिंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? यहाँ से इसको कट करते हैं एंड यहाँ पे मुझे प्रिंट क्या करना है? माई एर। और एलिमेंट एक्सेस करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़, ठीक है। और अभी बताया लास्ट एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हम लोग एरे की लेंथ में से एक को कम करके उसको प्रिंट कर लेते हैं। अब ये क्या देगा? मुझे एक एलिमेंट रिटर्न करेगा, क्योंकि मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में इसको लिखा है। एलिमेंट रिटर्न करेगा, कौन सा करेगा? लास्ट वाला। क्यों करेगा? क्योंकि डॉट लेंथ -1 प्रॉपर्टी का मैंने यूज़ किया है। तो इसको रन करते हैं फिर देखते हैं। तो देखो इसने मुझे 76 दे दिया, यानी कि जो लास्ट में स्टोर एलिमेंट है वो हमारा 76 है। अब देखो मैंने इंडेक्सिंग भी समझ ली, लेंथ प्रॉपर्टी भी समझ ली, एलिमेंट को एक्सेस कैसे करते हैं वो समझ लिया। तो देखो बेसिकली एरेज एंड ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो सिर्फ डेटा को स्टोर करने में यूज आते हैं हमारे, कि हम कैसे डेटा को अच्छे ढंग से एक बेटर मैनर में किसी एक वेरिएबल या दूसरे वेरिएबल में स्टोर करके रख सकते हैं। अब यहीं अगर मुझे 4 स्टूडेंट्स के मार्क्स को स्टोर करना होता तो मैं 4 वेरिएबल बनाता, जिससे कि हमारी थोड़ी सी मेमोरी कवर होती। और उसी को बचाने के लिए हम लोग एक वेरिएबल का यूज कर रहे हैं और उसमें मल्टीपल्स डेटा को स्टोर करके रख रहे हैं। आगे हम लोग और ऑब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे जिसमें और अच्छे तरीके से हम लोग डेटा को स्टोर कर सकते हैं। अब यहाँ पे एरे का एक और कॉन्सेप्ट आता है, क्या हम एरे में सिर्फ नंबर्स को स्टोर कर सकते हैं? क्या हम स्ट्रिंग को स्टोर नहीं कर सकते, बूलियन को स्टोर नहीं कर सकते, या किसी और को स्टोर नहीं कर सकते? जी नहीं, एरे में आप लोग किसी भी डेटा टाइप को स्टोर करिए, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। यानी कि डेटा टाइप मैंने बताए थे प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। अब यहाँ पे प्रिमिटिव डेटा टाइप या नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप आप कोई सा भी स्टोर करिए, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे बूलियन को स्टोर करूँ तो फॉल्स आ जाएगा मेरा, ठीक है, मैंने फॉल्स स्टोर कर दिया। और यहाँ पे अगर मुझे किसी स्ट्रिंग को स्टोर करना है, सिंपल डबल कोट्स का यूज करूंगा और यहाँ पे अपनी स्ट्रिंग को दे दूंगा। जैसे मैं अपना नाम दे दे रहा हूँ किशन, ठीक है, मैंने ये दे दिया। हमारे ये नंबर्स भी स्टोर हो गए, तो इसको यहाँ से हटाते हैं। चलो 2 को कम कर दिया, बूलियन भी स्टोर हो गया एंड जो है मेरा किशन भी स्टोर हो गया, ठीक है, एक स्ट्रिंग भी स्टोर हो गई। और भी डेटा टाइप्स हैं, आप उनको भी स्टोर करके देख सकते हैं। तो अगर इसको प्रिंट करते हैं तो देखो क्या मिलता है मेरे को? सिंपल, मेरा लास्ट एलिमेंट किशन मुझे मिल गया।
अब अगर इसकी हमें लेंथ चाहिए तो क्या करते हैं, फिर से कंसोल करते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं लेंथ को प्रिंट करता हूँ माई एर की, ठीक है। अपने वेरिएबल का नाम जो है उसी से इसको कॉल करेंगे एंड यहाँ पे लेंथ को मैं प्रिंट कर देता हूँ। अब इसको अगर मैं रन करूँ कमेंट करने के बाद, तो देखो 4 मिल रहा है, यानी कि 4 वेरिएबल्स इसमें स्टोर है। अब एरे का डेटा टाइप पता करते हैं कि एरे का भाई डेटा टाइप क्या है। अभी तो मैंने देखा एरे ऑब्जेक्ट है, एरे में हम मल्टीपल्स डेटा को स्टोर कर सकते हैं, तो इसका टाइप ऑफ भी तो देखें, एरे आखिर में टाइप कौन सा है एरे का। तो देखो टाइप ऑफ करते हैं एरे का, फिर क्या आता है ऑब्जेक्ट, यानी कि एरे खुद में एक ऑब्जेक्ट है, यानी कि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। जस्ट अभी बताया था, लेकिन रिवीजन करने के लिए फिर से मैंने बता दिया कि मैं टाइप ऑफ ऑपरेटर का यूज करके एरे के टाइप को भी पता कर सकता हूँ, जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब मैं एरे में बहुत सारी एलिमेंट्स, बहुत सारे डेटा टाइप्स को स्टोर करके रख सकता हूँ। ये फैसिलिटी देता है एरे हमारा कि हम इसमें किसी भी डेटा टाइप को स्टोर करके रखें और उसको कैसे भी हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अब एक और देखते हैं हम लोग नेस्टेड एरे। देखो मैंने नेस्टेड का मतलब पहले भी समझाया है कि अगर कोई भी नेस्टेड टर्म आ जाए तो उसका सिंपल सा मतलब होता है कि उसी प्रोडक्ट के अंदर वही प्रोडक्ट दोबारा डाल दो। नेस्टेड का मतलब समझाया था ना मैंने, तो यहाँ पे नेस्टेड एरे का मतलब है एरे के अंदर एक और एरे डाल दो, एरे के अंदर एक और एरे डाल दो, ये हमारा नेस्टेड एरे हो जाता है। तो देखो इसको भी समझते हैं, अच्छे से काम करते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं, क्योंकि यहाँ मैंने डॉट लेंथ को यूज किया है और इंडेक्सिंग को भी यहीं ले जाते हैं, ठीक है, ऊपर। दैट्स इट। अच्छे से समझ में आए कि अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं या फिर आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं इसके साथ साथ, तो आपको भी समझ में आए कि कहाँ मैंने क्या यूज़ किया है। चलो नेस्टेड एरे का यूज़ करते हैं। अब जैसे कि मैं एक एरे बनाता हूँ ARR नाम से। एरे बनाने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, उसमें एलिमेंट्स स्टोर करने हैं, तो हम कर सकते हैं 23 सबसे पहला कर दिया, सेकंड मैं एक स्ट्रिंग कर दे रहा हूँ, यानी अपना नाम किशन मैंने स्टोर कर दिया, एंड थर्ड मैं एक बूलियन कर सकता हूँ या ना करूँ, या फिर थर्ड मैं एक एरे को स्टोर करता हूँ और इसके अंदर मैं कोई भी डेटा को स्टोर कर सकता हूँ। जैसे मैंने 34 नंबर दे दिया, अब स्ट्रिंग देता हूँ जैसे कि लर्न कोडिंग दे दिया मैंने, ठीक है। अब क्या हो, इसी एरे के अंदर मैं फिर से कोई एक और एरे को स्टोर करता हूँ। अब इसमें मैं नंबर्स दे देता हूँ, कंफ्यूजिंग ना हो इसलिए, तो 56 67, ठीक है। अभी मैंने 2 ही दिए क्योंकि कंफ्यूजन ना हो ज़्यादा इस वजह से। तो देखो मैंने एक एरे बनाया लेट एरे नाम से, और उसको स्क्वायर ब्रैकेट में जैसे ही मैंने रखा तो ये समझ गया कि हाँ ये एरे है हमारा, एरे डेटा टाइप है। तो उसमें स्टोर क्या किया मैंने, सबसे पहले हमारा पहला एलिमेंट 23, फिर मैंने एक स्ट्रिंग को स्टोर किया, फिर मैंने एक एरे को स्टोर किया यहाँ तक, और उस एरे के अंदर भी मैंने एक एरे को स्टोर किया यहाँ से लेके यहाँ तक, और ठीक है ये मैंने इसमें डिक्लेयर कर दिया, ये वेरिएबल्स या डेटा को स्टोर करके रख दिया। अब इसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, अगर ध्यान से आप लोग यहाँ सुनेंगे तो समझ में आएगा। तो जैसे कि मैं कंसोल करूँ यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग और अपने एरे को प्रिंट करूँ, तो देखो आता क्या है प्रिंट होकर, सिंपल हमें हमारा एरे मिल जाएगा। एक मिनट इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, तो मिल गया 23 के सन, फिर से एरे के अंदर एरे, एंड दैट्स इट, ये मुझे मिल गया। अब यहाँ पे इंडेक्सिंग का मतलब समझो। इंडेक्सिंग क्या करती है, एरे में स्टोर एलिमेंट्स को एक सेपरेट रेफरेंस या आईडी देता है जिसके थ्रू हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब देखो जैसे ही उसने एक एरे को देखा तो वो क्या करेगा, इंडेक्सिंग स्टार्ट करेगा देना इसको। अब हमें एलिमेंट्स एक्सेस करने हैं तो इंडेक्स मिलेंगे। अब इंडेक्स कैसे मिलेंगे वो देखो, नेस्टेड एरे में कैसे अलॉट होते हैं। सबसे पहले उसने एलिमेंट देखा, यानी सबसे पहले एरे देखा तो इंडेक्स देखा, इंडेक्स के साथ साथ उसने एलिमेंट देखा तो फिर उसको 0 इंडेक्स देगा, ठीक है। 0 दे दिया उसने, चलो यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे उसने इसको 0 दे दिया 23 को। अब किसान एक सेकंड एलिमेंट है तो क्या करेगा, उसको 1 दे देगा एक इंडेक्स। अब ये जो इंडेक्स के अंदर यानी एरे के अंदर एक और एरे उसको दिखा, लेकिन एक और एरे तो है, लेकिन एरे के अंदर है तो इसको तो एक इंडेक्स देना पड़ेगा, यानी इस पूरे को एक इंडेक्स देगा जो कि है 2, यानी 0 1 2। 2 पे यहाँ आया तो 2 पे ये पूरा एरे आ रहा है, पूरा एरे डिनोट हो रहा है। लेकिन एरे के अंदर भी एरे है, इसने देखा, यानी एरे के अंदर एरे और उसके अंदर एलिमेंट्स देखे, यानी कि 34 देखा। देखो एरे के अंदर ये पूरा एरे और उसके अंदर एक और एरे, ये वाला हमारा, ठीक है, ये एरे, और इस एरे के अंदर एक और एलिमेंट, तो इसको क्या करेगा, वो जैसे ही एरे देखेगा तो एरे को इंडेक्सिंग स्टार्ट करेगा 0 से देना, तो वो यहाँ से 34 को 0 इंडेक्स देगा। तो ठीक है, उसने 34 को 0 अलॉट कर दिया, लर्न कोडिंग को 1 अलॉट कर दिया। अब जैसे ही उसने फिर से एक और एरे देखा, लेकिन उससे पहले ये एक एलिमेंट है उस एरे के अंदर, तो जैसे ही इसने यहाँ पे 2 इसको इंडेक्स दी थी इस वाले एरे को, वैसे ही इसको भी 2 देगा। क्यों, ये 2 पे ही तो स्टोर है, 1 हो गया, 0 हो गया 34, लर्न कोडिंग 1 एंड 2 हो गया हमारा ये वाला एरे, तो इसको 2 दे दिया। लेकिन फिर से ये एक एरे दिखा तो फिर क्या करेगा, इस एरे को भी इंडेक्सिंग देगा, यानी 0 से स्टार्ट करेगा, 0 1। अब हमें एलिमेंट्स हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं वो देखते हैं। अब इंडेक्सिंग के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, तो
नेस्टेड एरे में एलिमेंट एक्सेस करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करेंगे और मुझे जैसे चाहिए 67। अब 67 है कहाँ, प्रेजेंट कहाँ है, वो हमारे सेकंड एलिमेंट में है, यानी कि सेकंड एलिमेंट जो फर्स्ट एरे का है उसमें है। तो सेकंड एलिमेंट मुझे चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करता हूँ, एक मिनट इसको कमेंट आउट करूँ पहले तो, एंड देन डिलीट करके दोबारा से रन करता हूँ। तो देखो मुझे ये एरे मिल गया, यानी जो सेकंड इंडेक्स पे एरे था वो पूरा उसने मुझे एलिमेंट दे दिया। अब सेकंड इंडेक्स पे एलिमेंट था वो दे दिया, और एलिमेंट में क्या था, एरे था, उसने वो भी दे दिया। अब मुझे ये चाहिए, यानी कि मुझे चाहिए 67। 67 प्रेजेंट कहाँ है, प्रेजेंट है एक एरे के अंदर, लेकिन अभी मैंने ये वाला एरे एक्सेस किया है अपने सेकंड इंडेक्स का, और इस एरे के अंदर भी एक एरे है जो कि है सेकंड इंडेक्स पे। तो मुझे इसको एक्सेस करना पड़ेगा फिर से एक स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू, यानी कि मुझे सेकंड इंडेक्स पे जो एलिमेंट है, यानी कि ये वाला एरे, वो मुझे रिटर्न कर दो। तो ये सिंपली मुझे ये रिटर्न करेगा। क्या क्या दे दिया इसने, 57 एंड 67। अब मुझे चाहिए 67, तो इन दोनों के अंदर एक और एलिमेंट है, मुझे वो चाहिए, और स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करेंगे, वो है 1 नंबर पे, यानी उसका इंडेक्स क्या है, 1 है। तो मुझे सिंपली 67 मिल जाएगा। नेस्टेड एरे में हम लोग एलिमेंट्स को एक्सेस ऐसे ही करते हैं। अब जैसे कि मुझे लर्न कोडिंग चाहिए था, लर्न कोडिंग के लिए हम लोग क्या कर सकते थे, सेकंड एरे जो सेकंड इंडेक्स था हमारे माई एर का, यानी जो एर का जो सेकंड इंडेक्स था वो पूरा ये एरे था, और उस एरे के अंदर मुझे ये वाला एलिमेंट चाहिए था जो प्रेजेंट कहाँ पे था, फर्स्ट इंडेक्स पे था। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स दे सकता हूँ और इसको हटाता हूँ क्योंकि उसके अंदर कोई एरे तो है ही नहीं। तो इसको जब प्रेजेंट करता हूँ तो मुझे लर्न कोडिंग सिंपली मिल जाएगा। अब आप लोग और एरे क्रिएट कीजिए और उसको एक्सेस करने का और ट्राई कीजिए, जिससे कि ये जो कॉन्सेप्ट है आपको फैमिलियर हो जाएगा। अब हम लोग एक और टॉपिक समझते हैं जो कि है एरे को कंपेयर करना। जैसे कि देखो, जैसे मैं लेट num1 को कंपेयर करता हूँ, या जैसे कि लेट num1 में मैं स्टोर करके रख देता हूँ 5, ठीक है, एंड लेट num2 में मैं स्टोर करके रख देता हूँ 5, फिर से मैंने स्टोर किया 5 क्योंकि मुझे कंपेयर करना है। अगर मैं यहाँ पे कंसोल करूँ, console.log, क्या जो num1 है वो इक्वल है num2 के, हाँ सबको पता है ये क्या रिजल्ट देगा, वो मुझे ट्रू देगा। एक मिनट, इन सभी कंसोल को यहाँ से हटाते हैं, यानी कमेंट आउट करते हैं, एंड एक कंसोल रखते हैं अपना। तो ये क्या करेगा, ट्रू मुझे देगा। क्यों भैया, num1 जो num2 बराबर है दोनों, तो इसने मुझे ट्रू दे दिया, ठीक है। अब मुझे चाहिए दो एरे को कंपेयर करने के लिए, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना एक ARR1 को स्टोर करता हूँ जिसमें मैं एलिमेंट्स को रखता हूँ 23 एंड 45, ठीक है। अब इसी को मैं कॉपी करता हूँ क्योंकि चाहिए तो बराबर, तो ARR2 कर देता हूँ एंड यहाँ से इसको हटाता हूँ। एंड क्या जो हमारा ARR1 है और ARR2 है उसको देखते हैं क्या ये बराबर है। अब आप लोगों को कहना चाहिए बिल्कुल बराबर है, क्योंकि ये जो एरे है और ये जो एरे है उसमें सेम एलिमेंट्स स्टोर है, तो ट्रू आना चाहिए। चलो इसको भी आउटपुट करके देखते हैं। लेकिन एक मिनट, फॉल्स आ रहा है। फॉल्स क्यों आ रहा है, एलिमेंट्स तो बराबर है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है एक रेफरेंस का, यानी ऑब्जेक्ट रेफरेंशियल का, यानी कि जो ऑब्जेक्ट या नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं, जब उनको हम कंपेयर करते हैं, भले ही उनकी जो वैल्यूज हैं वो सेम हो, लेकिन हम उनको कंपेयर करते हैं रेफरेंस के अकॉर्डिंग। अब ये रेफरेंस क्या है, रेफरेंस होता है बेसिकली कि जो मेमोरी में अलॉट हो रहा है, या जो इस एरे 1 है वो मेमोरी में कहाँ जाके स्टोर हो रहा है, वो रेफरेंस, एंड जो एरे 2 है वो मेमोरी में कहाँ जाके स्टोर हो रहा है, वो रेफरेंस। यहाँ पे एक्चुअल वैल्यूज को कंपेयर नहीं किया जाता है, यहाँ कंपेयर किया जाता है उनके रेफरेंस को, कि ARR1 कहाँ स्टोर है वो रेफरेंस लेके आओ, और ARR2 मेमोरी में कहाँ स्टोर है वो वाला रेफरेंस लेके आओ, और उसके बाद इन दोनों रेफरेंस को कंपेयर करो और फिर बताओ क्या ये दोनों बराबर है। अब सिंपल सी बात है कि रेफरेंस जो है वो हमेशा अलग अलग होते हैं, हर किसी वेरिएबल का, हर किसी डेटा टाइप का। भाई एक मेमोरी में अगर मैंने रेफरेंस दे दिया तो दूसरा जो रेफरेंस है वो हमेशा अलग होगा, कभी सेम नहीं हो सकते। अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं, दो एम्प्टी एरे को कंपेयर करूं और फिर देखूं, भाई इनको तो बराबर आना चाहिए, इनमें कुछ स्टोर नहीं है, एरे है तो बराबर आना चाहिए, लेकिन ये फिर भी फॉल्स आएगा। क्यों, क्योंकि ARR1 है, भले ही एम्प्टी हो, मुझे मतलब नहीं है उससे, लेकिन जो ARR1 मेमोरी में जहाँ स्टोर है वो रेफरेंस, और ARR2 मेमोरी में जहाँ स्टोर है वो रेफरेंस, दोनों अलग है, इनका कोई सेम होने का मतलब ही नहीं है। क्योंकि इनको जब कंपेयर करते हैं वो रेफरेंस एंटिटी पे करते हैं, और रेफरेंस हमेशा अलग अलग होते हैं। इस वजह से अगर किन्हीं भी दो एरेज को या दो ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर किया जाता है तो हमेशा फॉल्स आता है, वो कभी आपस में बराबर हो ही नहीं सकते। तो हमारा होगा कंपैरिजन का एक कॉन्सेप्ट। अब हम दो एरेज को एक साथ मर्ज कैसे कर सकते हैं, यानी मिला कैसे सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे जो मेरा एरे फर्स्ट था एंड एरे जो सेकंड था, इन दोनों को मुझे मर्ज करना है। तो यहाँ पे जैसे मैं 23 की जगह 12 रख देता हूँ, 45 की जगह 55, ठीक है। इनको मुझे मर्ज करना है, तो यहाँ से पहले इस कंसोल को कमेंट आउट करते हैं, और मर्ज करने के लिए हम लोग करते हैं एक कॉन्कैट प्रॉपर्टी का यूज। अब कॉन्कैट का यूज कैसे कर सकते हैं, जैसे कि ARR1
अब डॉट ऑपरेटर का यूज करेंगे, नहीं डॉट का, एंड कॉन्कैट लिखेंगे, कॉन्कैट, और पैरेंथेसिस में अपना दूसरा एरे देंगे जिसको ARR1 के साथ, यानी पहले एरे के साथ मुझे इसके साथ ऐड करना है, कॉन्कैट करना है। उस एरे 2 का यहाँ हम लोग रेफरेंस देंगे, एक्चुअल वैल्यूज वो वहीं से उठाए, ARR2 को हम लोग यहाँ पास करेंगे, और फिर मैं इन सभी को एक वेरिएबल में स्टोर करके रख सकता हूँ, जैसे लेट ARR3 में मैंने स्टोर कर दिया। एंड अब मैं ARR3 को प्रिंट कराऊं तो क्या आना चाहिए, मेरा एक नया एरे आना चाहिए जो कि कंसिस्ट करता है इन दोनों एरेज की वैल्यूज को। ठीक है, इसको प्रिंट करते हैं तो देखो आ गया 23, आ गया 45 एंड 12 एंड 55। फिर हम ARR3 पे ऑपरेशन परफॉर्म करके उसके एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो ARR3 है वो ARR1, एरे 1 और एरे 2 को मिला के बना हुआ है। ठीक है, हम लोग ऐसे इनमें अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो, एक लूप्स मैंने पढ़ाए थे ना, जो फॉर लूप या वाइल लूप में, एक चैप्टर में मैंने फॉर ऑफ लूप एंड फॉर इन लूप पढ़ाया था। मैंने बताया था फॉर ऑफ लूप जो होता है वो एरेज पे वर्क करता है, यानी हम उसको ऑब्जेक्ट पे भी यूज कर सकते हैं, बट जो इफेक्टिव नहीं होता है उतना। तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, फॉर ऑफ लूप का भी यूज करके देखेंगे। लेकिन उससे पहले क्या हो, हम एरेज के सभी एलिमेंट्स को एक साथ प्रिंट करना चाहते हैं, तो उसको भी देखते हैं यहाँ पे। जैसे कि ARR1 में मैंने देखा था ये सभी एलिमेंट्स स्टोर हैं, कौन से थे, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं पहले तो एंड कमेंट आउट कर देते हैं। ठीक है, यानी जो ARR3 है वो हमारा ये है, और हम चाहें ARR3 के एलिमेंट्स को एक्सेस करना, कैसे कर सकते हैं, अभी बताया था मैंने, ARR3 डॉट ARR3 एंड यहाँ पे हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करके इंडेक्स को दे सकते हैं। इंडेक्स का जस्ट मैंने बताया कैसे इंडेक्स अलॉट होते हैं एलिमेंट्स में। ठीक है, हम दे सकते हैं, और इसको हम कंसोल भी कर सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, मुझे 0 वाला मिल जाएगा। अब क्या हो, मुझे सभी एलिमेंट्स को इनको प्रिंट कराना है, तो सिंपल है, हम करा सकते हैं, जितने एलिमेंट्स हैं उतने बार कंसोल कर दो हमारा, पहले 0 वाला दे दो, फिर 1 वाला, फिर 2 वाला एंड देन 3 वाला। ये मुझे सभी एलिमेंट्स को रिटर्न करके दे देगा। तो देखो आ गया 23, 45, 12, 55, ये मेरे आउटपुट आ गए। लेकिन 4 लाइन जो मैंने यहाँ पे वेस्ट करी है उनको मैं लूप के थ्रू कम कर सकता हूँ। अब मैं लूप का यूज करूंगा, तो कैसे कर सकते हैं लूप का यूज, सबसे पहले अपने बेसिक सा लूप जो मैंने पढ़ा था फॉर लूप, उसका यूज करते हैं, फॉर लूप। ठीक है, यहाँ पे मैं लूप का यूज करूंगा। लूप क्या करता है, बेसिकली आइट्रेट होता है, आइट्रेट करता है एक एलिमेंट से लेके जब तक के एलिमेंट्स खत्म ना हो जाए तब तक उस एरे को आइट्रेट करेगा, और एक एक करके मुझे एलिमेंट्स को रिटर्न करके देता रहेगा। तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले लूप्स में क्या चाहिए, मैंने बताया था इनिशियलाइजेशन। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल देता हूँ, लेट i इज इक्वल्स टू 1, यानी जो लूप है मेरा वो i इज इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट होना चाहिए, यानी जो पहला एलिमेंट है वहां से स्टार्ट होना चाहिए, और i जाना कहाँ तक चाहिए। अब कंडीशन देना है ना कि i चलना कब तक चाहिए, जब तक कि लेंथ के बराबर ना हो जाए। तो मैं यहाँ पे i लेस देन करता हूँ ARR3 डॉट लेंथ से बना, यानी जो i है मेरा तब तक चलना चाहिए जब तक इसकी लेंथ जो है वो ARR3 के से छोटी ना हो जाए। चलो फिर अभी इसको भी समझाते हैं अच्छे से, कैसे ये लूप वर्क कर रहा है इस एरे के ऊपर। पहले लिखते हैं एंड देन हमारे i को प्लस प्लस करते जाओ, यानी इंक्रीमेंट करो, और फिर मुझे प्रिंट क्या करना है, console डॉट लॉग। अब मैं कंसोल क्या करूंगा, अपने ARR के एलिमेंट को करूंगा, यानी एरे के एलिमेंट को। तो एरे के एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हम क्या करेंगे, पैरेंथेसिस में ARR3 और स्क्वायर ब्रैकेट में दे देंगे आई क्यों चाहिए, मैं एलिमेंट्स अब यहाँ पे क्या देते हैं, इंडेक्स ही तो देते हैं, और आई यहाँ पे क्या करेगा, वो इंडेक्स तक जाएगा, आई जो है वो इंडेक्सेस पे चलेगा। अब मैंने यहाँ पे इक्वल क्यों नहीं लगाया, देखो मुझे अगर इक्वल लगाना है तो फिर एक और कंडीशन को पास करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं आई को पास क्यों किया, आई क्या है यहाँ पे, इंडेक्स है। इंडेक्स क्यों है, क्योंकि जो आइटरेट करेगा लूप वो एलिमेंट्स पे नहीं करेगा, वो उसके एलिमेंट्स पे करेगा, वो 23 पे नहीं जाएगा, वो जाएगा पहले 0 पे, 0 पे स्टोर क्या है 23, तो 23 को रिटर्न करेगा। फिर वो जाएगा 1 पे स्टोर क्या है 45, देन वो 45 को रिटर्न करेगा। वो 45 पे डायरेक्ट नहीं जाएगा, वो जाएगा इंडेक्स पे, और फिर इंडेक्स के थ्रू उस एलिमेंट को एक्सेस करेगा। इस वजह से मैंने आई दिया, और आई क्या करेगा, और यहाँ पे आई क्या है, वो है इंडेक्स। इंडेक्स क्यों है, क्योंकि उस आई को मैं चला रहा हूँ एरे की लेंथ तक। अब यहाँ पे इक्वल इसलिए नहीं लगाया क्योंकि जो लेंथ होती है वो एरे के इंडेक्स से एक ज्यादा होती है, तो मुझे चलाना कब तक है, एक कम तक। तो यहाँ पे लेस देन क्या करेगा, जब तक कि एरे की लेंथ से छोटा रहे आई तब तक इस लूप को चलाओ, जैसे ही बराबर लेंथ या लेंथ के बड़ा आ जाए उस लूप को बंद कर दो। अगर मुझे यहाँ इक्वल लगाना है तो मुझे सिंपल यहाँ पे -1 करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि एरे की जो लेंथ है अभी बताया हमेशा 1 से कम होती है। तो यहाँ पे मैं एरे के इंडेक्स पे जो एलिमेंट्स स्टोर है उसको मैं एक्सेस कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने जैसे ही प्रिंट किया तो आ गया 45, 12 एंड 55। 25 क्यों नहीं आया, ओके इंडेक्स से जाना तो 0 कीजिए इसको, देन इट्स ओके। तो आ गया 23, 45 एंड 12 एंड 55। ठीक है, बेसिकली इंडेक्स था ना तो मैंने 1 से प्रिंट किया था, 1 से आइटरेट कर रहा था, कोई नहीं, थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स होती रहती हैं।
अब मुझे क्या करना है यहाँ पे अपने फॉर ऑफ लूप का यूज़ करना है। क्यों? क्योंकि मैंने पहले बताया था फॉर ऑफ लूप जो है वो एरेज़ पे काम करता है, एरेज़ के एलिमेंट्स को। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ फॉर ऑफ का बेसिक मतलब समझेंगे। अब इस लूप का यूज़ हम मैप, अदर प्रॉपर्टीज़ के थ्रू कैसे कर सकते हैं वो थोड़ा-सा एडवांस टॉपिक है। जब हम समझेंगे, जब हम इन ऑब्जेक्ट्स को कवर कर लेंगे, यानी फंक्शंस पढ़ लेंगे, एरेज़, ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग इनको कवर कर लेंगे, देन उन लूप का यूज़ करेंगे मैप प्रॉपर्टीज़, फ़िल्टर, रिड्यूस इनका यूज़ करके, तो और अच्छे से वो लूप समझ में आएँगे। फिलहाल उस लूप का मैं समझाता हूँ कि हम एरे को आइटरेट करने में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो देखो, जैसे कि मैंने फॉर लूप लिखा अपना, और यहाँ पे क्या चाहिए, सबसे पहले मैंने बताया था वेरिएबल चाहिए। सिंटैक्स मैंने बताया था अपने लेक्चर्स में, यानी अपने लेक्चर में लूप्स वाले में। तो यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ लेट इंडेक्स नाम से, या फिर लेट वेर नाम से बना देता हूँ, लेट वेर ऑफ। और उसके बाद चाहिए एरे का नाम। एरे का नाम क्या है? ARR3। ठीक है। हाँ, अब ये अंडरलाइन और जो रेड लाइन है वो इस वजह से आ रही है क्योंकि जो वेर है वो कीवर्ड है, और एज अ कीवर्ड को हम किसी भी वेरिएबल का नाम यूज नहीं कर सकते। ये क्या है? वेरिएबल का नाम है। वेरिएबल को डिक्लेयर करके सबसे पहले वेरिएबल का टाइप, उसके बाद मैं वेरिएबल का नाम दे रहा हूँ वेर, जो कि मैं नहीं दे सकता हूँ, पहले बताया ये रिजर्व कीवर्ड है। तो यहाँ पे मैं एक और आर लगा देता हूँ, जिससे कि कोई भी एरर थ्रो नहीं होगी। और यहाँ पे मुझे कंसोल करना है, console.log, और यहाँ पे मैं कर दूंगा अपने वेर को प्रिंट। तो देखो क्या होगा, सिंपल मुझे वही मिल जाएगा, 23, 45, 12 एंड 55, ये एक एक करके उस एरे पे जाएगा एंड इंडेक्स पे जाएगा। इंडेक्स पे जो वैल्यू स्टोर है वो मुझे दे देगा। तो इतना बड़ा जो मैंने फॉर लूप लिखा था उसके बदले मैंने फॉर ऑफ लूप लिख दिया, जो मुझे एरे के एलिमेंट्स को दे रहा है। अब इनका यूज, यानी लूप का यूज हम लोग बहुत अच्छे से आगे और समझेंगे। यहाँ हम सिर्फ इतना ही रखते हैं, और जो इससे एक नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है उसमें हम एरे के मेथड्स को समझेंगे, यानी एरे के एलिमेंट्स को हम लोग मैनिपुलेट कैसे कर सकते हैं, उसमें स्टोर कैसे कर सकते हैं, ऐड, रिमूव, कौन सा एलिमेंट्स कहाँ पे स्टोर है, वो इंडेक्स की वैल्यू कैसे, मतलब मेथड्स को समझेंगे अच्छे से नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ मैंने एरे के बेसिक्स को कवर किया है, एरे के एलिमेंट को एक्सेस कैसे कर सकते हैं, एरे को हम आइटरेट कैसे कर सकते हैं, वो सभी समझा। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग समझेंगे एरेज के मेथड्स को, यानी कि एरे के एलिमेंट को एक्चुअल में मैनिपुलेट कैसे कर सकते हैं, एलिमेंट्स को कैसे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, वो सभी नेक्स्ट लेक्चर में सब समझते हैं। तो होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।